हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेमबा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं संसद की कार्यवाही से जो भी प्रश्न बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे। जैसे पूछ लेता है शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है, या आधे घंटे की कार्यवाही, या अन्य जो भी प्रस्ताव होते हैं उस तरीके से प्रश्न जो बनता है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो ये भाग 5 के अंतर्गत ही हम लोग देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं संसद है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा पीछे से चलते चलेंगे। तो लोकसभा के विघटन के विधेयकों पर प्रभाव क्या पड़ता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उधर ध्यान से समझते चलिए, इसको सिर्फ सुन लेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा, समझ रहे ना। तो लोकसभा के विघटन का विधेयकों पर प्रभाव, जब विघटन कर दिया जाए लोकसभा विघटन का मतलब समझ रहे ना। लोकसभा कई बार समय से पहले भी उसका विघटन हो जाता है ना। सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो यानी सरकार गिर जाना, उसको हम लोकसभा विघटन कह सकते हैं। तो कई बार जो है जब लोकसभा का विघटन हो जाए तो क्या क्या विधेयक समाप्त हो जाते हैं, जो बिल होते हैं विधेयक, है ना। और विधेयक मतलब क्या, जो अभी कानून बनने की प्रोसेस में है। कोई एक प्रपत्र होता है जो सरकारें ही चाहती हैं कि कोई कानून बने उस पर, है ना। तो वो अभी बिल के रूप में होता है, विधेयक के रूप में। जब दोनों सदनों से पास हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा से, और राष्ट्रपति भी उसको संतुति दे देते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ऐसे कितने विधेयक होते हैं जो पेश तो किए गए थे लेकिन उसी समय लोकसभा का विघटन हो गया। तो कितने ऐसे विधेयक होते हैं जो समाप्त कर दिए जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं समाप्त माने जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्न बनता है कि कौन सा लोकसभा के विघटन के बाद कौन सा बिल समाप्त नहीं होगा, है ना। 3 समाप्त हो जाने वाले दे देगा, एक नहीं देगा, है ना। तो सबसे पहला राज्यसभा में जो पेश होगा वे विधेयक लोकसभा द्वारा पास नहीं किए गए हैं, है ना। हम क्या देख रहे हैं, जो क्या है, समाप्त नहीं होते हैं। तो वे बिल जो राज्यसभा में पेश किए गए हों और लोकसभा द्वारा पास न किए गए हों, अतः जो राज्यसभा में लंबित हैं वे समाप्त नहीं होंगे, ठीक है ना। जब विधेयक लोकसभा का विघटन होने के उपरांत भी, फिर कह रहा है जिस विधेयक पर दोनों सदनों ने सहमति के बाद संयुक्त बैठक की सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी कर दी गई है, ऐसा विधेयक भी व्यपगत नहीं होता है। संयुक्त बैठक केवल सामान्य विधेयक के मामले में ही होता है। ये ध्यान रखेंगे, यहां से एक प्रश्न ऐसे ही बन जा रहा है कि संयुक्त बैठक कब बुला ली जाती है ना। तो जब सामान्य बिल आए तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और संयुक्त बैठक को आहूत कौन करेगा, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर, ठीक है ना। तो ये भी समाप्त नहीं माना जाएगा। दोनों में अगर पास हो जाए, राष्ट्रपति के लिए भेज दिया गया है तो भी वो समाप्त नहीं माना जाएगा, और सामान्यतः जो सामान्य विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोनों सदनों द्वारा पास कर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक भी समाप्त नहीं माने जाएंगे, है ना। भले ही उसके लिए राष्ट्रपति महोदय जेबी वीटो इत्यादि का इस्तेमाल कर लें। जैसे जेबी वीटो का हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1986 के दौरान जेबी वीटो, यानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। और भारतीय डाक विधेयक था, संशोधन विधेयक था उस पर। तो प्रश्न कई बार इस तरीके से बन जाता है कि किस समय और किसने, कौन से राष्ट्रपति ने किया था, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह, तो वो भी क्या है, विधेयक समाप्त नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा। आज जब भी भारतीय डाक जो विधेयक है वो कहीं ना कहीं उसमें जो संशोधन होना था वो अभी भी राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है, समझ रहे ना। जेबी वीटो का मतलब जेब में रख के टहलते रहिए, किसी को ना तो मना करना है और ना ही वापस लौटाना है ना, ना ही पास करना है। लंबित आश्वासन भी समाप्त नहीं होगा, जो लंबित है वो भी समाप्त नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए जो भेजे गए विधेयक होते हैं वो भी समाप्त नहीं माने जाते हैं, है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, आमतौर पर निलंबनकारी जो वीटो होता है उसका इस्तेमाल करके राष्ट्रपति महोदय वापस भेज देते हैं कि लो एक बार फिर से विचार कर लो, ठीक है ना। अगली बार जब वो आता है तो पास ही कर लिया जाता है। अब हम ऐसे भी विधेयक देखते हैं जो समाप्त हो जाते हैं। तो कौन कौन से विधेयक समाप्त हो जाते हैं उनको देखते हैं। लोकसभा में जो लंबित है या राज्यसभा द्वारा लोकसभा में भेजे गए विधेयक क्या हो जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो लोकसभा में ही उसको पास करना था अब।
तो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। याचिकाएं लोकसभा में जो प्रस्तुत की गई हों, जो याचिका समिति को सौंपी गई है वो भी समाप्त मानी जाएगी। लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य यथा, जैसे प्रस्ताव है, संकल्प है, संशोधन है, अनुदान मांगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, समाप्त मानी जाएंगी। समझ रहे ना, ध्यान से समझिए। प्रस्ताव हो, संकल्प हो, संशोधन तो आमतौर पे होता ही है जब विधेयक आता है, तो कई बार अनुदान विधेयक मांगे, ये सब बिल जो है इस तरीके की चीजें समाप्त कर दी जाएंगी, जो कहाँ हो, लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा ही तो समाप्त हो गया, उसी का जो है लोकसभा द्वारा पास किए गए नियम संवैधानिक जो हो, जो राज्यसभा में पारित नहीं किए गए हैं तथा राज्यसभा द्वारा पारित लोकसभा में लंबित नियम भी समाप्त मान लिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि क्या भारत की संसद जो है प्रभुत्व संपन्न है, क्या सब कुछ संसद ही है कि नहीं, है ना। तो इसका हम लोग जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो देश है वो सामूहिक क्या बोलते हैं, कार्यपालिका पर डिपेंड करती है, सामूहिक कार्यपालिका की तरह काम करती है। कार्यपालिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3। कौन कौन सी? अरे मैं कार्यपालिका ही कह रहा हूं। कार्यपालिका 2 प्रकार की होगी। जो एक कार्यपालिका होती है वो होती एकल, ठीक है ना, एकल, और दूसरी होती है सामूहिक, है ना। तो सामूहिक जो कार्यपालिका होती है आमतौर पर संसदीय और अर्ध संसदीय 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो जो सामूहिक कार्यपालिका में हम लोग आते हैं, समझ रहे ना, मतलब ढेर सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है भारत के अंदर? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, समझते रहिए, महान्यायवादी, और प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिपरिषद हम कह लेंगे, ठीक है ना। ये सब किस में शामिल हो जाते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, समझ रहे ना। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो इसका जवाब हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि नहीं। क्यों? क्यों? देखिए, भले ही भारत की संसद को बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, संसद के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, किंतु फिर भी इसे प्रभुत्व संपन्न नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी शक्तियों पर निम्न अंकुश लगाए गए हैं। कुछ बिंदु हैं, जैसे संविधान ने देश में संघीय व्यवस्था स्थापित की है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संसद को केवल इन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो केंद्र को सौंपे गए हैं। यह नहीं कि राज्य का भी कानून बनाने लग गए, क्योंकि राज्य का खुद वो लोग अपने विधानमंडल में या विधानसभा में जो भी उनका है वहां पर वो अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुत्व संपन्न नहीं है, है ना। फिर संविधान में नागरिक के मौलिक अधिकारों को जोड़े जाने से भी संसद की शक्ति पर क्या लग गया है? अंकुश लगा हुआ है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के खिलाफ, मतलब लोगों के लिए राज्य के विरुद्ध ही तो दिया गया है कि राज्य आपका मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है कि नहीं कर रही है। संसद, राज्य में संसद भी तो आ रही है ना। तो इस हिसाब से भी संसद प्रभुत्व संपन्न नहीं मानी जा सकती, क्योंकि संसद में कोई भी ऐसा कानून पारित नहीं कर सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यदि करने लगेगा तो अनुच्छेद 32 तैयार है कि नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों में अपनाए जाने वाले संसद के अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन है ना, जो भी जुडिशियल रिव्यू कर दिया जाता है, इसकी वजह से इसका कहीं न कहीं अधिकार सीमित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है कि संविधान के विरुद्ध है ना। जब भी संविधान के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं तो उसे, उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट प्रभुत्व, हालांकि प्रभुत्व संपन्न संसद को हम कह नहीं सकते, लेकिन सबसे ऊंचे दर्जे पे कानून को ही रखा जाएगा, जिसमें और मौलिक अधिकार हो या कानून की रक्षा यानी संविधान की रक्षा, इस सब का जिम्मेदारी किसके पास है? किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, न्यायालयों के पास, है ना। वो गार्जियन के रूप में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। भारत के संविधान का लिखित रूप में भी होना संसद की अधिकार सीमा को कहीं न कहीं सीमित करता है। संसद को अपने निर्धारित क्षेत्र में ही कार्य करना पड़ता है।
आगे हम बात कर लेंगे बढ़ती न्यायिक सक्रियता के कारण भी संसद की जो है प्रभुत्व संपन्नता पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा है। तो न्यायिक सक्रियता मतलब समझ रहे हैं, लोग अपने अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, है ना। कुछ भी ऐसा एक्टिविटी होगा तो वो कहीं न कहीं पहुंच जाएंगे न्यायालय के पास, है ना। तो ये थोड़ा सा। अब हम संसदीय विशेषाधिकार देखते हैं। संसद के पास क्या विशेषाधिकार है, उसमें भी दो प्रकार का है। एक तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार हो जाएगा और एक सामूहिक विशेषाधिकार। आपको अब ये सोचना होगा कि प्रश्न सिर्फ इतने से ही बन जाएगा कि संसदीय विशेषाधिकार कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ इतने से प्रश्न बन सकता है ना। क्योंकि आज का जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा अलग लेवल पर सोच रहा है। तो संसदीय विशेषाधिकार, संविधान के अनुच्छेद 105 के क्लॉज 3 में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं। अतः संसदीय विशेषाधिकार संसद के विशेषाधिकार नहीं है। ध्यान से समझिए, संसदीय विशेषाधिकार संसद के विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। संसदीय और संसद, ध्यान रखेंगे, यहां से एक प्रश्न उठाया जा सकता है, ठीक है ना। संसदीय विशेषाधिकार सदन, समितियों व सांसदों के विशेषाधिकार हैं जो दो प्रकार की होती हैं। ध्यान से देखिए, जो संसदीय विशेषाधिकार उसमें सदन की बात होती है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, फिर समितियां जो बना दी जाती हैं, और सांसदों को विशेषाधिकार देता है, न कि राष्ट्रपति को, है ना। जब भी हम संसद की बात करते हैं तो संसद में कौन कौन शामिल है? संसद में हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को ये संसदीय विशेषाधिकार में शामिल नहीं किया जाता है, तो संसदीय विशेषाधिकार संसद का विशेषाधिकार नहीं माना जाएगा। संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो ये लोग शामिल होंगे जिसमें सांसद, समितियां और सदन शामिल होते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? बस ध्यान पूर्वक सुनना है, याद तो हो ही जाएगा। इसमें कौन सा बहुत फैक्ट याद रखना है। हाँ, ये थोड़ा सा हो सकता है कि विशेषाधिकार की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 105, थोड़ा डीप जाएगा तो अनुच्छेद 105 के क्लॉज 3 में, ठीक है ना। ये क्या है? संसद। ये क्या है? राज्यसभा। और ये लोकसभा, और यह राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद ये होता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। जब किसी सांसद को या सदन को व्यक्तिगत, आमतौर पर सांसदों की बात होती है, तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार में हम देखते हैं जैसे बोलने की छूट, ये अधिकार मौलिक अधिकार में भी है। 19 की हम बात कर लेते हैं, तो वाक आदि की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1) के 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए से भिन्न तथा व्यापक है। यह सामान्य लोगों को दिया जाता है और वो उससे थोड़ा सा, चूंकि सांसदों का अपना कहीं न कहीं थोड़ा सा अधिकार बढ़ेगा, क्योंकि 19(1) पर दो तो प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन सांसदों के बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, है ना। संसद में मैंने कहा कभी लोकसभा या राज्यसभा देखिएगा जरूर, टीवी, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, तो आपको समझ में आएगा कि उतना तो लड़कियां नहीं लड़ती हैं। अभी थोड़ी देर पहले चे कर रही थी सब लोग, है। जितना सदन में वो लोग करते हैं। तो न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, है ना, कि क्या बात कर रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, ठीक है। जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो, ध्यान से सुनते चलिए, यहां से प्रश्न अब बनाए जाएंगे, ठीक है ना। जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो, उन्हें न्यायिक गवाही आदि में जारी किए गए समन, जो वारंट होता है, से छूट मिल जाती है, ठीक है। ये भी व्यक्तिगत विशेषाधिकार देख रहे हैं। संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने से 40 दिन पहले, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, संसद का अधिवेशन शुरू होना है उससे 40 दिन पहले, और उस जब तक चलेगा उसके 40 दिन बाद तक, है ना। किसी भी सांसद को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किंतु आपराधिक मामले या निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी हो सकती है ना। दीवानी मामलों का मतलब ये नहीं कि पता चला फौजदारी वाला मामला है, तब भी नहीं, है ना। जो सिविल केस होगा उसमें उसे आप मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये विशेष अधिकार ही तो दिया गया है, एक सामान्य व्यक्ति से इनको अधिकार अधिक है ना। संविधान के अनुच्छेद 105 के क्लॉज 4 के तहत
जिन व्यक्तियों को संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने, उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, उन्हें भी व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होगा, जैसे कि अटॉर्नी जनरल भी इसमें शामिल होगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बस सुनते रहना, ये एकदम तनाव मत लीजिए कि अच्छा ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं या याद होगा कि नहीं, वो दिमाग में कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा। ठीक है ना, और ये काम की चीज़ है। फिर इसके बाद हम लोग जो सबसे ज़्यादा शून्य काल वगैरह जब होता है वो भी हम लोग देखेंगे, क्या प्रश्न काल है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी पढ़ेंगे। सामूहिक विशेषाधिकार देखते हैं, जिसमें पूरे सदन की बात की जा रही है ना। सदन के सदस्य या अधिकारी सदन की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाही से संबंध में किसी न्यायालय में साक्ष्य नहीं देंगे, वह दस्तावेज भी पेश नहीं करेंगे, ये विशेषाधिकार में है। अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किए बिना सदन के परिसर में गिरफ्तारी पर रोक है ना। पता चला कोई सांसद कोई क्राइम करके आया है किसी भी प्रकार का और वह सदन में है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में है, तो पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि स्पीकर से उसे अनुमति ना मिल जाए। ठीक है ना। संसद की कार्यवाहियों की जांच करने के संबंध में न्यायपालिका पर रोक है, यानी कि ये आर्टिकल 122 में कहा गया है कि न्यायपालिका सदन की कार्यवाही क्या क्या चल रही उसको उसमें जाके इंटरफेयर नहीं करेगी, उसमें जांच जाके नहीं करेगी, है ना। ये अनुच्छेद 122 कहता है। तो ये विशेषाधिकार है, वो भी सामूहिक रूप से पूरे सदन को, है ना। अपनी प्रक्रिया व कार्य संचालन कानून बनाने संबंधी शक्ति स्वयं सदन में निहित होगी, ये अनुच्छेद 118 कहता है। ध्यान से समझिए, अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन जो है, जो कानून बनाने के संबंध में शक्तियां हैं, वो सदन में ही रहेंगी, सदन के अंतर्गत ही आएंगी, अनुच्छेद 118 कहता है। ठीक है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी व रिहाई के बारे में तुरंत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है सदन को। ठीक है ना, जो सामूहिक विशेषाधिकार में सम्मिलित होता है। उसके उपरांत हम बात करेंगे सदन के सदस्य व अधिकारी सदन की अनुमति के बिना दूसरे सदन में या उस सदन की समिति में भी उपस्थित नहीं होंगे, है ना, कि जबरदस्ती जाके दूसरे सदन में बैठ गए, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे सदस्य हो या अधिकारी हो, है ना। अब बाहरी व्यक्तियों की सदन में उपस्थिति पर रोक लगाने की शक्ति सदन के पास है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 248 के तहत। ठीक है ना, मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति जाके भाई वहाँ सांसदों और जो भी समिति में शामिल लोग हैं वहीं जाएंगे ना। पता चला कोई भी जाके पहुंच गया कि नहीं मैं जाऊंगा, है ना। संसदीय समितियां किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए बुला सकती हैं और उसे शपथ दिला सकती हैं। ठीक है, उन्हें जब जैसे कई बार होता है कोई रिटायरमेंट, कोई भी ऑफिसर हो या किसी भी पोस्ट से संबंधित जो उन्हें लगे कि बेहतर है, तो समितियों में शामिल कर लिया जाता है। कई बार समितियां बनाई जाती है ना, जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें समितियां बनाई जाती है कि हाँ भाई पंचायती राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो अच्छा बुला लो बलवंत राय मेहता जी को, है ना। तो ये इस प्रकार से समितियां बना ली जाती हैं, तो उसमें उसे शपथ दिलाना, है ना, फिर से गोपनीयता वगैरह का शपथ दिलाया जाता है। तो संसदीय समितियां क्या करती हैं, किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए बुला सकती हैं या उसे शपथ दिला सकती हैं या कई बार उन्हें शामिल करती हैं जब समितियों में। तो सदन की अवमानना करने वाले व्यक्ति की तुरंत सदन को सुपुर्दगी और उसे दंड देने का अंतिम निर्णय सदन के पास ही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के साथ हुआ था, संजय सिंह के साथ भी हुआ था। कुछ ऐसे सदस्य जिन्हें निलंबित कर दिया गया कि इतने समय तक तो बाबू शक्ल मत दिखाना संसद में, है ना। जो संसद की कार्यवाही में विघ्न डालते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, ये सदन के पास अधिकार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जहां से खूब प्रश्न उठाता है। ठीक है, तो संसदीय कार्यवाही के साधन, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नकाल। ठीक है ना, तो प्रश्नकाल भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो तारांकित प्रश्न वे मौखिक प्रश्न होते हैं, नाम है तारांकित, लेकिन होते कैसे हैं, इतने से ही प्रश्न कई बार बना है, समझ रहे ना। और हमें लगेगा अच्छा तारांकित है मतलब स्टार बना दिया गया भाई, तो लिखित होगा,
लेकिन वो कैसा होता है, मौखिक प्रश्न होता है। इन प्रश्नों पर तारांक लगा होता है, इसमें पूरक प्रश्न भी किया जा सकता है ना। जैसे वाद विवाद में कुछ पूछा गया फिर से पूछ लिया गया, इस तरीके से हो जाता है। और लोकसभा में एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न हो सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिए, ये बात कहाँ की हो रही है, निम्न सदन की बात हो रही है, लोकसभा की बात। और एक सदस्य केवल कितने प्रश्न पूछ सकता है, एक ही प्रश्न पूछेगा तारांकित। ये सारे के सारे प्रश्न हैं, यहां से एक एक लाइन सब प्रश्न बनते हैं। राज्यसभा में कितने हो सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है। समझिए किस तरीके से, यहां हम बात कर रहे हैं तारांकित की, ठीक है। अब ये आगे अलग अलग रहेगा। तो राज्यसभा में कोई सीमा नहीं है कि आप कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। और तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, मौखिक होते हैं। लोकसभा में कितने पूछ लिए जाएंगे, एक सदस्य एक पूछेगा, कुल कितने प्रश्न रखे जाएंगे, 20, ठीक है ना। और राज्यसभा में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सामान्यतः एक दिन में 25 प्रश्न होते हैं, कहां पर, राज्यसभा में। जबकि राज्यसभा का एक सदस्य अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकता है, 3। राज्यसभा का एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन लोकसभा का एक ही पूछेगा और कुल 20 पूछे जाएंगे। एक दिन में 25 पर चर्चा होगी राज्यसभा में, लेकिन ये कोई लिमिट नहीं कि हाँ इतना ही पूछो, है ना। तो ये है तारांकित प्रश्न। उसके बाद हम बात करेंगे अतारांकित, जो तारांकित न हो, है ना। तो अतारांकित प्रश्न, और यह सब किस पे चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल पर, है ना। इन पर तारांक नहीं लगा होता है और ये कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। यही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न एकदम से पूछता है। अतः मंत्रियों को इनका लिखित जवाब देना पड़ता है। जो लिखित है वो लिखित देना पड़ेगा, और जो तारांकित है सिर्फ, तो उसे मौखिक पूछ लिया जाता है, और पूरक सवाल भी कर लिए जाते हैं। इस संदर्भ में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लिखित दे दिया गया कि भाई ये हमारा स्टेटमेंट है, काम खत्म, ठीक है। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 230, ठीक है। जबकि जो एक सदस्य जो है, एक सदस्य 4 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न की कोई सीमा फिर से नहीं होती है, ठीक है ना। तो अतारांकित प्रश्न कैसा होता है, लिखित प्रकृति का होता है। टोटल कितने पूछे जा सकते हैं, 230। एक सदस्य कितना पूछ सकता है, 4। ये बात लोकसभा की रही। राज्यसभा में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें पूरक प्रश्न भी नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम जैसे तारांकित था उसका अपोजिट अतारांकित, बाकी हमें नंबर ध्यान रखने की 230 है, 20 है कि 25 है ना, वो हमें ध्यान रखना है। अब अल्प सूचना वाले प्रश्न, जिसमें अल्प सूचित किया गया हो, ठीक है। तो अल्प सूचना वाले प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों से जुड़े होने से इनका उत्तर मंत्री को 10 दिन के भीतर देना पड़ता है। और एक चीज ये भी समझिए, जो प्रश्न आमतौर पे पूछा जाता है वो मंत्रियों से ही पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि मंत्री से पूछने वाला व्यक्ति विपक्ष का ही हो। व्यक्ति का मतलब मैं सदस्य, है ना। तो माननीय सदस्य लोग जो होते हैं वो, जैसे कई बार अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के एक सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो सुशील मोदी जी, है ना। उन्होंने पूछा था अश्विनी वैष्णव साहब से, मतलब रेल मंत्री साहब से, कि भाई कितनी वैकेंसीज हैं और कब कैसे आप क्या कराने वाले हैं भर्तियों से संबंधित, या प्राइवेटाइजेशन पे प्रश्न उन्होंने पूछा था। लेकिन वो खुद क्या है, वो खुद ही सरकार से संबंधित, मतलब बीजेपी से ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रश्न करने वाला जो सदस्य है वो विपक्ष का ही हो, वो पक्ष का भी हो सकता है ना। तब उसी समय बताया गया था कि अभी जो है 2.25 लाख के आसपास भर्तियां भी होनी है ना, इतनी रिक्तियां हैं। जो भी हो, तो ये अविलंबनीय होती हैं, मतलब जल्द से जल्द आपको 10 दिन के अंदर आंसर करना होता है, ठीक है ना। किसको, मंत्री को। कोई मंत्री इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने से मना करे तो अध्यक्ष उसे उत्तर देने के लिए निर्देश दे सकता है कि भाई आपको उत्तर तो देना ही देना है, क्यों नहीं देंगे, है ना। तो ये अल्प सूचना प्रश्न है जो 10 दिन के अंदर हमें देना होता है। प्रश्न पूछ लेगा कि अल्प सूचना के प्रश्नों का उत्तर मंत्री को कितने दिनों में देना होता है, 5, 10, 15, 20 ऐसे विकल्प दे देगा, है ना।
अल्प सूचना प्रश्न सामान्यतः प्रश्नकाल के मध्य में रखे जाते हैं, है ना, प्रश्नकाल के अंतर्गत ही रखा जाएगा क्योंकि उसी को पढ़ रहे हैं। इसका उत्तर मौखिक में दिया जाता है। सामान्यतः एक दिन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न में शामिल किया जाता है, मतलब एक प्रश्न पूछा जाएगा जो अल्प सूचना से संबंधित हो, जिसका आंसर 10 दिन में मंत्री जी को करना होता है, ठीक है। यदि वो मना करेंगे तो जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कहेंगे कि भाई आप इसका आंसर जरूर करिए, आपको करना ही है, निर्देश दे देंगे, है ना। इतनी बात समझ में आई। सामान्यतः एक दिन में एक ही अल्प सूचना प्रश्न सूची में शामिल किया जाएगा, ठीक है ना, कि इसको आपको प्रश्न पूछना है। अब आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। अब संसदीय नियम 40 के तहत किसी गैर सरकारी सदस्य से भी सांसद प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे प्रश्न सामान्यतः गैर सरकारी सदस्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव, विधेयक आदि से संबंधित होते हैं। इस पर पूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? लिखित। बस इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है। अभी तक जो पूछा जा रहा था वो सरकारी यानी कि मंत्री लोगों से, अब जो है कई बार समितियों में कुछ लोग शामिल होते हैं तो उनसे भी प्रश्न इस तरीके से, मतलब गैर सरकारी सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसकी प्रकृति लिखित होगी और पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग, है ना। प्रश्नकाल हो गया खत्म। अब हम किस पे चर्चा करने वाले हैं? शून्यकाल पर, ठीक है ना। तो शून्यकाल क्या होता है? 0 आवर, है ना। प्रश्नकाल के बाद 1 घंटा, है ना, समय बहुत ध्यान रखेंगे। कौन सा 1 घंटा? 12 से 1। और कौन सा वाला? दोपहर होता है कि क्या बोलते हैं, दोपहर होता है कि शाम होता है, क्या बोलते हैं यार उसको? रात होगा ना। बाकी तो सीधी सी बात है, रात में तो बैठक होती नहीं है 12 से 1, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शून्यकाल होता है तो शून्यकाल का समय काल बहुत बार पूछा गया है कि कब से कब तक होता है। तो उससे पहले तक क्या चल रहा होता है? प्रश्नकाल, है ना, पूछताछ चल रहा होता है। सदस्यों के आपस में जो है मंत्री लोग जवाब दे रहे होते हैं, सदस्य पूछ रहे होते हैं। उसके बाद समय आता है 1 घंटे का, जिसे क्या कहा गया? शून्यकाल, ठीक है ना, जो 12 से 1 के बीच में पूछा जाता है। रवि राय ने, ये व्यक्ति हैं रवि राय ने 9वें लोकसभा के दौरान 1 घंटा सुनिश्चित किया था, परंतु 2014 के शीतकालीन सत्र से राज्यसभा में शून्यकाल का समय सदन प्रारंभ होने के अर्थात मतलब 11 बजे से 12 बजे कर दिया गया। ये ध्यान रखेंगे। किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा में इसका समय क्या हो गया है? 11 से 12। यह भारत की मौलिक देन है जो वर्ष 1962 से चली आ रही है। शून्यकाल में कोई भी सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए मंत्री से प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। इसमें जितनी भी लाइनें हैं सारे के सारे प्रश्न हैं। जो शून्य काल होता है वो 12 से 1 में उसके समय होता है, यानी कि उससे पहले प्रश्न काल चल रहा होता है, फिर 12 से 1 शून्य काल चलता है। और इसमें कोई निर्धारण नहीं होता है कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा में जो रवि राय थे उनकी नवी लोकसभा के दौरान 1 घंटा का सुनिश्चित किया गया था। लेकिन कुल मिला के 2014 में, वर्ष 2014 में राज्यसभा में थोड़ी सी चीजें बदली और ये शुरुआत ही कर दिया गया कि चलो यार पहले तुम ही लोग निपट लो जो बिना तारांकित या बिना पूर्व सूचना वाले प्रश्न हैं। सर वो 12 से वो लोकसभा का है? हाँ वो लोकसभा का है, ठीक है ना। राज्यसभा का 11 से 12 और बैठकें 11 बजे से ही शुरू होती हैं, ठीक है ना। तो यह भारतीय मौलिक देन है जो 1962 से कंटिन्यू चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे शून्यकाल 1962 से कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें आप जानते हैं कि बिना सूचित किए प्रश्न पूछा जाता है। रेस्ट नहीं लेते हैं, वो सदन चल रहा होता है, लेकिन कोई भी सदस्य मतलब प्रश्न पूछ लेता है कि इसका आप प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? वो हमेशा प्रश्न जो होते हैं आमतौर पे लोक कल्याण के लिए होते हैं कि बताइए आप इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं, आप रोड के मामले में क्या काम कर रहे हैं, है ना। सरकारी नौकरियों के विषय में आपका क्या विचार है, मंत्री जी जो भी संबंधित मंत्री होते हैं, है ना। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है जो भी अलग अलग विषय से अपने अपने क्षेत्र से संबंधित भी कुछ प्रश्न। अच्छा ठीक है, शून्यकाल तक ही था, आज यहाँ तक था। उसके आगे अभी हम लोग कंटिन्यू
कुछ और सदन के जो कार्यवाहियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग किस भाग में चले जाएंगे, भाग छठे में, जिसमें चर्चा करते हैं राज्य के बारे में। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।